नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं अनिल मोहन जी द्वारा लिखा गया देवराज चौहान सीरीज का एक और मजेदार उपन्यास पाप का घड़ा पार्ट 3। जगमोहन की आवाज पर दोनों ने खुद को संभाला और बैकुंठ लाल ने दूसरे लीवर को नीचे दबाना शुरू कर दिया। दीवार में धंसा टूल नुमा चाकू दीवार को काटते हुए नीचे की ओर जाने लगा। दोनों आंखें फाड़े हैरानी से दीवार को कटते देखते रहे। यह उनकी जिंदगी का महानतम आश्चर्य था, वरना उन्होंने तो कभी नहीं सोचा था कि दीवार इस तरह भी काटी जा सकती है। दीवार को काटता हुआ टूल पूरा नीचे आ गया। जगमोहन के निर्देश पर टूल को वापस ऊपर पहुंचाकर उसे ऊपर की तरफ से ले जाते हुए घुमाकर 2 फीट की गोलाई के पश्चात पुनः नीचे लाना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ से भी दीवार नीचे तक कटती चली गई। इस काम में 20 मिनट लगे। अब दीवार का जितना हिस्सा कटा है उसके बीच की दीवार टूल की सहायता से बर्फी के टुकड़े की तरह काट दो। बाद में दीवार के इस हिस्से को हमें टुकड़ों में बाहर खींचना है। भजन सिंह और बैकुंठ लाल ने ऐसा ही किया। 10 मिनट में ही दीवार के कटे हिस्से को कई जगह से काट दिया गया था। तभी धीमी सी बाहर का दरवाजा खटखटाया गया। मैं देखता हूँ, देवराज चौहान होगा। फिर भी तुम लोग सावधान रहना और बाहर आकर औजारों को पकड़कर अपने काम पर लग जाओ। सोहनलाल ने उठने का कोई उपक्रम नहीं किया। इतना वक्त भी नहीं था कि उसे उठने को कहा जाता। वह कष्ट लेने में व्यस्त था। अगले ही पल बैकुंठ लाल और भजन सिंह रिसेप्शन रूम में लकड़ियों से तोड़फोड़ करने में लग गए। बीच का दरवाजा बंद कर दिया गया। जगमोहन ने जेब में पड़ी रिवॉल्वर पर हाथ रखा और आगे बढ़कर दरवाजा खोल दिया। बाहर देवराज चौहान ही था। वह भीतर आ गया। 2 घंटे की अथाह मेहनत के पश्चात सीमेंट से जुड़े ईंटों के बड़े बड़े टुकड़ों को निकाला गया, परंतु पीछे अभी भी दीवार थी। बाकी की दीवार बहुत कम रह गई है। देवराज चौहान कटी दीवार का मुआयना करके बोला, एक बार ड्रिल इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। इस समय नज़र आ रही दीवार यशोदा बिल्डिंग की है। मेरे ख्याल से एक ही बार में ड्रिल से दीवार और स्टील की मोटी चादर कट जाएगी। इसका मतलब कुछ ही देर में हम वॉल्ट में होंगे। देवराज चौहान ने खा जाने वाली निगाहों से भजन सिंह को देखा। अपनी आवाज़ नीची रख, वरना वॉल्ट की बजाय कुछ ही देर में जेल में होगा। भजन सिंह ने तुरंत अपना मुंह भींच लिया। काम शुरू करो, जगमोहन बोला। सफ़ेद बटन दबाकर मशीन के पहिए निकाले और उसे आगे खिसकाकर पहले की तरह ड्रिल चालू कराया गया। अगर अलार्म बंद नहीं हुआ तो इस ड्रिल के भीतर घुसते ही जब टूल स्टील की चादर को काट देगा तो अलार्म बजने लगेगा। ऐसी हालत में बिना रुके भाग निकलना होगा, देवराज चौहान बोला। इससे पहले कि कोई जवाब देता, बाहर गोलियां चलने की अंधाधुंध आवाजें आने लगी। सब चौंक कर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। यह आवाजें कैसी? गोलियां कौन चला रहा है? जगमोहन के होठों से निकला। मुझे तो कोई गड़बड़ लग रही है। बैकुंठ लाल के जबड़े कस गए। दांत पीछे देवराज चौहान बाहर से आती गोलियों की आवाजें सुनता रहा। फायरिंग इमारत के बाहर सड़क पर हो रही है, भजन सिंह रूखे स्वर में बोला। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई और शांत लहजे में कह उठा, बाहर चल रही गोलियों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। तुम लोग अपना काम जारी रखो। गोलियां चलने की गति और भी तेज हो गई थी। आतंक में फंसे बैकुंठ लाल और भजन सिंह ने ड्रिल मशीन का इस्तेमाल शुरू कर दिया। चाकू नुमा टूल गति के साथ भीतर घुसता चला गया। बीच में टूल ने हल्का सा झटका खाया, फिर पूरा आगे जाकर स्थिर हो गया। यह हल्का सा झटका टूल द्वारा स्टील की चादर काटने का था और अलार्म भी नहीं बजा। देवराज चौहान ने राहत की सांस ली। सब ठीक है, अपना काम करते रहो। बैकुंठ लाल और भजन सिंह मशीन द्वारा टूल को घुमाते रहे। बची खुची दीवार और स्टील की चादर को काटने में व्यस्त हो गए। हमें मालूम तो करना चाहिए कि बाहर गोलियां क्यों चल रही हैं, जगमोहन बोला। क्या ज़रूरत है? जो भी बात हो, कुछ देर में अपने आप ठप हो जाएगी। हमें अपना काम किसी भी हाल में नहीं छोड़ना चाहिए, देवराज चौहान ने कहा। 20 मिनट की मेहनत से दोनों ने पहले की ही तरह दीवार को टूल से काट डाला। फिर टूल वापस खींच लिया गया और मशीन पीछे कर दी गई। अब बैकुंठ लाल ने देवराज को देखा। मेरे ख्याल से थोड़ी बची दीवार के साथ चादर भी पूरी कट चुकी है। मशीन से चाकू वाला टूल उतार लो और इस पर हथौड़ी की तरह नजर आने वाला टूल फिट करो। उससे इस दीवार पर चोट मारो। स्टील की चादर वास्तव में कट गई है तो 2-4 चोटों में ही
यह कटा हिस्सा वॉल्ट में जा गिरेगा। सबके दिल जोरों से धड़क रहे थे। टूल बदला गया। मशीन पर आगे लगे हथौड़े समान टूल की चोटें दीवार पर गति के साथ पड़ने लगी। बैकुंठलाल लीवर की सहायता से टूल वाले हिस्से को तेजी से आगे पीछे ले जा रहा था। तीसरी चोट पर ही दीवार वाला हिस्सा दूसरी तरफ टेढ़ा होकर झुक गया। फतेह! बैकुंठलाल की आवाज़ खुशी से कांप उठी। तभी एक और चोट पड़ी। दीवार और स्टील की चादर का कटा हिस्सा वॉल्ट के फर्श पर जा गिरा। वॉल्ट में हो रही तेज रोशनी की किरणें उन तक पहुंचने लगी। उन्होंने झुककर देखा। 2 फुट चौड़ा और 3 फुट ऊंचा वॉल्ट में जाने का रास्ता बन चुका था। सामने दूर दीवार के साथ लॉकरों की लाइन नजर आ रही थी। सबसे पहले देवराज चौहान ने भीतर प्रवेश किया, फिर अन्यों ने। सब वॉल्ट में आ गए। वहां दिन जैसा उजाला फैला हुआ था। दीवारों के साथ सटाकर रखे लॉकरों की लाइन लगी हुई थी। उनमें करोड़ों अरबों की संपत्ति थी। देवराज चौहान की आंखों में विजय की तीव्र चमक लहरा रही थी। राजा सुरेंद्र प्रताप सिंह का लॉकर नंबर 27 है, देवराज चौहान बोला। लॉकरों पर नंबर लिखे हैं। 27 नंबर खोलना है सोहनलाल, शुरू हो जाओ। सबने देखा, सोहनलाल उनके साथ था ही नहीं। सोहनलाल कहाँ है? बैकुंठलाल के होठों से निकला। जगमोहन पलटा और सिर झुकाकर रास्ते में प्रवेश करता हुआ ऑफिस में आ गया। बाकी सब भी साथ थे। बाहर अभी भी गोलियां चल रही थी। सोहनलाल नीचे बैठा दीवार से सटा नशे की हालत में सोया पड़ा था। पास ही में सिगरेटों के 15-20 टुकड़े पड़े थे। यह तो गोली वाली सिगरेट पी पी कर उल्टा पड़ा है, भजन सिंह के होठों से निकला। सबके चेहरों पर रोष के भाव उभर आए। देवराज चौहान ने आगे बढ़कर सोहनलाल को हिलाया, परंतु सोहनलाल नशे में धुत था। देवराज चौहान ने जगमोहन को देखा। इसे होश में लाओ और 27 नंबर वॉल्ट खुलवाओ। मैं तभी बाहर से दरवाजा खटखटाया गया। सबने चौंक कर एक दूसरे को देखा। कौन हो सकता है? अमरनाथ ही होगा। मैं देखता हूँ, तुम लोग इसे होश में लाकर काम पर लगा दो। कहने के साथ ही देवराज चौहान ने ऑफिस से निकलकर रिसेप्शन पार करते हुए दरवाजा खोला और फौरन ही बाहर आ गया। सामने घबराया सा अमरनाथ वर्मा खड़ा था। बाहर जानते हो क्या हो रहा है? उसने बौखलाए लहजे में कहा। क्या? बगल की यशोदा बिल्डिंग में प्राइवेट सुपर वाल्ट है जिसमें करोड़ों अरबों का माल पड़ा है। ढेर सारे लुटेरे वॉल्ट को लूटने आ पहुंचे हैं। क्या? देवराज चौहान को पैरों तले से जमीन सरकती सी महसूस होने लगी। हाँ, उन्होंने सब वॉचमैनों को मार डाला है। गश्ती पुलिस की गाड़ी गुजर रही थी, उनसे टकराव हो गया। सुनने में आया है कि गाड़ी में मौजूद सारे पुलिस वाले लुटेरों की गोलियों से जान गंवा बैठे हैं। शायद एक आध बचा होगा जो कि भाग निकल गया। आओ बाहर चलकर देखते हैं। कठिनता से देवराज चौहान के होठों से शब्द निकले। बाहर तो गोलियां चल रही हैं। अमरनाथ वर्मा परेशानी भरे लहजे में बोला। कोई बात नहीं, हमने तो दूर से ही देखना है। बाहर दहशतनाक माहौल था। अंधेरे में ही गोलियां चल रही थी, जिनकी गति अब कम हो गई थी। यशोदा बिल्डिंग के अहाते में सदा की भांति तीव्र रोशनी फैली हुई थी। मौत का आलम चारों तरफ सराबोर था। यहाँ से हमें वॉल्ट वाली बिल्डिंग में कुछ भी होता नजर नहीं आ रहा, अमरनाथ वर्मा बोला। और भी कई आदमी भीतर से निकल आए थे। सबके चेहरों पर भयपूर्ण हैरत अंगेज भाव थे। खौफ के मारे कोई बोल भी न रहा था। हमें कुछ देखने की जरूरत भी क्या है, देवराज चौहान ने जवाब दिया। मन ही मन वह आतंक से भर उठा था कि वह दूसरी तरफ से वॉल्ट लूटने की तैयारी में थे और जाने कौन लोग सामने से वॉल्ट लूटने आ पहुंचे थे। उसकी मेहनत पर पानी फिर सकता था। यह मामला समाप्त होते ही कोई बड़ी बात नहीं, वॉल्ट को खोलकर भीतर से देखा जाए। ऐसा होने पर सबकी निगाह वॉल्ट की कटी दीवार पर जा ठहरेगी और वह असफल हो जाएंगे। ऊपर की मंजिल पर चलते हैं, वहां से सब कुछ नजर आएगा। अमरनाथ वर्मा के स्वर में उत्तेजनापूर्ण उत्सुकता थी। क्या फायदा, कुछ ही पलों में पुलिस ने यह जगह घेर लेनी है। उसके बाद तो हम पास जाकर भी सब कुछ देख सकते हैं, देवराज चौहान ने अपने पर काबू पाकर कहा। अब देखने का मजा ही कुछ और होगा। मैं तो ऊपर जा रहा हूँ। कहने के साथ ही अमरनाथ वर्मा भागने के अंदाज में मुड़ता चला गया। 2 पल भी न बीते होंगे कि यशोदा बिल्डिंग में कानों को फाड़ देने वाला धमाका हुआ। तेज रोशनियां चमक उठी। देवराज चौहान के जहन को तीव्र झटका लगा। वॉल्ट लूटने वालों ने पावरफुल हैंड ग्रेनेड स्टील डोर को रास्ते से हटाने के लिए उस पर फेंका था। वह जानता था
कि बुलेट प्रूफ स्टील डोर इस प्रकार हैंड ग्रेनेडों से नहीं टूटेगा। इसके साथ ही कयामत जो बरपी वह यह थी कि कान फाड़ देने वाला अलार्म का शोर वातावरण में गूंज उठा था। अलार्म इतना तेज था, उसे ज़्यादा देर सुनते रहना भी कठिन था। तभी एक साथ हैंड ग्रेनेडों के तीव्र विस्फोट हुए। रोशनी के तीव्र धमाके चारों तरफ फैलते चले गए। देवराज चौहान को एहसास होने लगा कि यह लुटेरे उसकी योजना का सत्यानाश करके ही रहेंगे, शायद कर भी दिया होगा। और तभी अमरनाथ वर्मा हांफता हुआ उसके करीब आ पहुंचा। यह धमाके कैसे? वह बहुत ज़्यादा उत्तेजना में नजर आ रहा था। वॉल्ट लूटने वालों ने हथगोलों से वॉल्ट के दरवाजे पर वार किया है ताकि वह भीतर जा सकें। तो क्या दरवाजा टूट गया होगा? मुझे क्या मालूम? देवराज चौहान की आवाज़ में चिंता की झलक थी। पुलिस को शायद वॉल्ट लूटने की सूचना पहले ही मिल चुकी थी, क्योंकि उसी समय सारा वातावरण पुलिस सायरन से गूंज उठा। हालांकि तेज अलार्म के नीचे सायरनों की आवाज़ें दबकर रह गई थी, फिर भी कानों में स्पष्ट टकराई जा रही थी। जाने कितनी पुलिस की गाड़ियां थीं, यहाँ से तो स्पष्ट नजर ही नहीं आ रहा था, क्योंकि सामने ऑफिस कॉम्प्लेक्स की ऊंची दीवार थी। इस पर भी पुलिस की किसी न किसी गाड़ी की झलक मिल ही जाती थी। 2 पल बाद ही फायरिंग शुरू हो गई। पुलिस पार्टी और वॉल्ट लूटने वालों के बीच अंधाधुंध गोलियां चलनी आरंभ हो गई थी। इसी बीच लुटेरों ने पुलिस वालों पर हैंड ग्रेनेड भी फेंका। चीखों पुकार मच गई। हर तरफ से जैसे मौत की परछाइयों की चीखती आवाज़ें ही सुनाई दे रही थी। फायरिंग में तेजी आ गई थी। अमरनाथ वर्मा तो इस प्रकार खड़ा था जैसे किसी ने उस पर हथियार तान रखा हो, हक्का पक्का सा। कदमों की आहट पाकर उसने निगाहें घुमाई तो जगमोहन, बैकुंठ लाल, भजन सिंह और सोहन लाल को करीब आते पाया। सोहन लाल अभी भी नशे में धुत था। क्या हुआ? यह अलार्म फायरिंग? बैकुंठ लाल का स्वर भय से जैसे कांप रहा था। कुछ लोग वॉल्ट लूटने की चेष्टा कर रहे हैं, देवराज चौहान ने शांत लहजे में कहा। पुलिस आ पहुंची है, वह लोग बचेंगे नहीं। ओह, जगमोहन के होठों से निकला। मैं तो सब कुछ पास से देखना चाहता हूँ। अमरनाथ बीच में बोला, लेकिन यह मुसीबत से भरी दीवार सामने आ रही है। उसने झल्लाकर ऑफिस कॉम्प्लेक्स की दीवार की तरफ इशारा किया। यूनियन बनाकर मैं कोशिश करूंगा कि इस दीवार को छोटा करा सकूं। अमरनाथ वर्मा हद से ज़्यादा उत्तेजना से गुजर रहा था। ऐसा लगता था जैसे वह इस फायरिंग के बीच रेफरी का काम करने को उत्सुक हो। तुम लोगों को यहाँ कोई काम नहीं? देवराज चौहान ने जगमोहन को देखा। यह सब तो होता ही रहता है, मुझे जल्दी से ऑफिस तैयार चाहिए। फॉरेन की कुछ पार्टियां अगले सप्ताह आ रही हैं, मैं उन्हें इस नए ऑफिस में ही बुलाना चाहता हूँ। जाओ भाई जाओ, क्यों अपना टाइम वेस्ट करते हो? काम करो काम। अमरनाथ वर्मा ने हाथ हिलाकर कहा। यह सब कुछ तुम लोगों के देखने लायक नहीं है, जाओ जाओ। देवराज चौहान ने आंखों ही आंखों में उन्हें जाने का इशारा किया। उन्हें हरी झंडी मिल गई थी कि काम चालू रखा जाए, कोई खतरा नहीं। एक एक करके सब वापस चले गए। यह गोलियां कब तक चलेंगी? अमरनाथ ने कहा। पुलिस आ गई है, पुलिस वालों की तादाद काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए। इस हिसाब से तो वॉल्ट लूटने वाले उनके सामने ज़्यादा देर नहीं टिकने वाले। मेरा भी यही ख्याल है। अमरनाथ वर्मा ने जल्दी से सिर हिलाया। आधे घंटे के मुकाबले के पश्चात फायरिंग की गति में कमी आती चली गई। वॉल्ट लूटने वाले ज़्यादातर मारे गए थे। एक फरार होने में कामयाब हो गया था और 2 जिंदा ही पुलिस की गिरफ्त में आ गए थे। इससे पहले कि पुलिस वाले उन्हें गोलियों से भून देते, उन्होंने सरेंडर कर दिया था। वहां पर कई पुलिस वालों की, वॉचमैनों की और वॉल्ट को लूटने आए लुटेरों की लाशें पड़ी थी। माहौल में वैसे भी ज़्यादा दहशत थी। दहशत और न फैले इससे पहले कि पब्लिक इकट्ठी हो, जल्दी से खाना पूरी करके लाशों को पुलिस वैन में ही डाला गया और वहां से भेज दिया गया। 20 मिनट में ही वहां पर फैली लाशें वैन में चली गई। इससे माहौल में छाया तनाव कुछ कम हुआ। अलार्म को बंद कर दिया गया था। पुलिस वाले अपने साथियों की लाशों के कारण बेहद रोष में थे। जिंदा हाथ लगे लुटेरों की कई पुलिस वालों ने वहीं पर ही धुनाई कर दी। धुनाई इतनी खतरनाक थी कि भय होने लगा कि कहीं वह मर ही न जाए। पुलिस कमिश्नर को आदेश देना पड़ा कि गिरफ्तार हुए दोनों लुटेरों को हिफाजत के साथ पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचा दिया जाए। इस हुक्म की तामील फौरन हुई। जिम्मेदार पुलिस ऑफिसरों के साथ दोनों को हेडक्वार्टर भेज दिया गया। तब तक वहां पर
वॉल्ट मैनेजर संपत लाल आहूजा, वॉल्ट का रखवाला जासूस रंजन गुप्ता और सुपर वॉल्ट के मालिकान सूर्यकांत वधवा और श्याम सिंह तनेजा भी आ पहुंचे थे। वह सब घबराए हुए थे। हमने लुटेरों पर काबू पा लिया है। कमिश्नर मजूमदार ने श्याम सिंह तनेजा और सूर्यकांत वधवा को देखा। आपका वॉल्ट सुरक्षित है। बाहरी दरवाजे को अवश्य नुकसान पहुंचा है। उन लोगों ने हैंड ग्रेनेडों से दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की थी। धीरे धीरे पब्लिक की भीड़ भी वहां इकट्ठी होने लगी थी। उस भीड़ में देवराज चौहान और अमरनाथ वर्मा भी था। अमरनाथ वर्मा तो सबसे आगे होकर उन लोगों की बातें सुनने का प्रयत्न कर रहा था, जबकि देवराज चौहान कुछ पीछे ही रहा। वह पुलिस वालों की निगाह में नहीं आना चाहता था। शुक्रिया, आप लोगों के कारण ही बचाव हो गया। सूर्यकांत वधवा ने सूखे होठों पर जीभ फेरकर बाहरी द्वार की खस्ता हालत पर नजर मारी। इसमें पुलिस वालों की काफी जानें गई हैं। इसका हमें सख्त अफसोस है। हम ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकते, फिर भी अपनी तरफ से इतना अवश्य कर सकते हैं कि इस हादसे में जिस जिस पुलिस वाले की जान गई है, उनके परिवार वालों को 10-10 हजार रुपये हम देंगे। पुलिस कमिश्नर मजूमदार ने गंभीरता से सिर हिलाया। बहुत बेहतर, कल दिन में आप मुझसे मिल लीजिएगा। इस हादसे में जिनकी जानें गई हैं, उनकी लिस्ट मैं आपको दे दूंगा। बहरहाल अगर आप अपने वॉल्ट की तरफ से निश्चिंत हैं, तो हमारा यहाँ ठहरना फिजूल है। पुलिस का पहरा रात भर के लिए लगा देते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि वॉल्ट भीतर से सुरक्षित है। इससे पहले कि वह कुछ कहते, 45 वर्षीय कीमती कपड़े पहने व्यक्ति भीड़ में से गुजरता हुआ उनके पास आ पहुंचा। क्या हुआ, क्या हुआ? वॉल्ट लुट गया क्या? उसने घबराहटपूर्ण स्वर में पूछा। आपकी तारीफ? कौन है आप? पुलिस कमिश्नर ने उसे देखा। मैं प्रताप सिंह हूँ, राजा सुरेंद्र प्रताप सिंह का सेक्रेटरी। सोमवार सुबह स्काई बर्ड होटल में उन्होंने अपने करोड़ों के कीमती जेवरातों की नीलामी करनी थी और वह जेवरात वॉल्ट में ही हैं। उसने बदहवासी भरे स्वर में कहा। वह लुटेरे मर गए हैं या पकड़े गए हैं। वॉल्ट सुरक्षित है, भीतर सब कुछ ठीक है। कमिश्नर मजूमदार ने शांत स्वर में कहा। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। आवश्यकता नहीं? कैसे आवश्यकता नहीं? प्रताप सिंह झल्लाए स्वर में बोला। करोड़ों का मामला है और आप लोग कहते हैं मैं चिंता ना करूं? क्या पता लुटेरे लॉकर को लूट कर ले गए हों। राजा साहब के करोड़ों के कोई भीतर ही नहीं गया तो करोड़ों के जेवरात बाहर कैसे जाएंगे? संपत लाल ने उसे घूरा। देख नहीं रहे, स्टील के सदर द्वार को क्षति पहुंची है। वह टूटा नहीं, अपनी जगह से हिला भी नहीं। और फिर ऐसे एक के बाद एक 3 द्वार हैं। कोई भीतर घुस गया हो तो? उसके स्वर में सनकीपन का भाव था। हमने कहा ना, कोई भीतर नहीं गया। मैं कहता हूँ कोई भीतर चला गया है। राणा साहब के जेवरात लूट ले गया है। इस पर आप कैसे विश्वास दिलाएंगे कि? हमारा कहना ही इस बारे में काफ़ी है कि वॉल्ट सुरक्षित है। मैनेजर संपत लाल ने तीखे लहजे में कहा। हमें विश्वास दिलाने की आवश्यकता नहीं। हमारा वॉल्ट सबसे सुरक्षित वॉल्ट है। जितना पैसा हमने वॉल्ट की सुरक्षा में लगाया है, उतने पैसे में हम दूसरा वॉल्ट खोल सकते थे। 4 धमाकों में तो वॉल्ट का बाल भी बांका न हो। हमारे वॉल्ट को लूटने के लिए लुटेरों को कम से कम सप्ताह का वक्त चाहिए और सप्ताह में किसी तरह का विघ्न न पड़े, तभी वह हमारी हर सुरक्षा के इंतजाम को पार करके वॉल्ट में मौजूद लॉकरों से ग्राहकों का माल ले जाने में कामयाब हो सकते हैं। प्रताप सिंह के चेहरे पर क्रोध की लहरें उभर आई। मुझे इससे कोई वास्ता नहीं कि आपकी सुरक्षा के इंतजाम को तोड़ने के लिए हफ्ता लगता है या घंटा। बहरहाल मैं वॉल्ट खोलकर देखना चाहता हूँ कि राजा साहब के करोड़ों के जेवरात अपनी जगह सुरक्षित हैं या नहीं। असंभव, संपत लाल आहूजा ने दांत भींचकर दृढ़ता भरे स्वर में कहा। आपकी इस घटिया बात के दम पर हम वॉल्ट नहीं खोलने वाले। क्या तुम घटिया मैनेजर, राजा साहब के सेक्रेटरी, हमें यानी कि प्रताप सिंह को इनकार कर रहे हो? मैं तुम्हारी नौकरी हटवा दूंगा। मैं क्रोध के मारे उसके होठों से शब्द न निकल रहे थे। तुम्हारे मालिक, वॉल्ट के मालिक कहाँ हैं? मैं मालिकों से बात करूंगा। नौकरों के मुंह लगने की मुझे आदत नहीं है। भीड़ में खड़े देवराज चौहान का दिल जोरों से धड़कने लगा। मामला नाजुक होता जा रहा था। अंधा भी जानता था कि वॉल्ट सलामत है। इंसान तो क्या, भीतर मक्खी भी नहीं पहुंची। परंतु राजा के इस सन की सेक्रेटरी के कारण उसकी सारी मेहनत मिट्टी में मिलने जा रही थी।
अगर इस सनकी की तसल्ली के लिए वॉल्ट खोला गया तो सत्यानाश हो जाएगा। उसे और उसके साथियों को तुरंत फरार हो जाना पड़ेगा। उसे शुरू से ही इसी बुरी आशंका की आशंका थी और वही बात होने जा रही थी। उसका मन किया कि राजा की सेक्रेटरी को गोली से उड़ा दे। अगर यह कोई हंगामा न करता तो वॉल्ट खोलने की तरफ और वॉल्ट को भीतर से देखने का किसी को भी ख्याल न आना था। तभी वॉल्ट के मालिक सूर्यकांत वधवा का स्वर उनके कानों में पड़ा। हम इस वॉल्ट के मालिक हैं। मेरा नाम सूर्यकांत वधवा है और यह मिस्टर श्याम सिंह तनेजा। मैं वॉल्ट खोलकर राजा साहब के लॉकर पर निगाह मारकर देखना चाहता हूँ कि सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं। प्रताप सिंह अक्खड़ लहजे में बोला। संपत लाल जी ने आपसे कहा है कि। मैं किसी के कहने पर नहीं, अपनी आंखों पर विश्वास करना चाहता हूँ। जब तक राजा साहब का सलामत लॉकर अपनी आंखों से नहीं देख लेता तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। वैसे मुझे समझ नहीं आता कि आप वॉल्ट खोलने में हिचक क्यों रहे हैं। हम हिचक नहीं रहे, सूर्यकांत वधवा ने समझाने वाले अंदाज में कहा। अगर हमें वॉल्ट के भीतरी हालातों के बारे में 1% भी शक होता तो हम वॉल्ट खोलकर अवश्य चेक करते। आपसे ज़्यादा हमें अपने वॉल्ट की चिंता है। हमने ग्राहकों के माल की सुरक्षा का भार अपने सिर पर ले रखा है, परंतु जब वॉल्ट का पहला दरवाजा ही नहीं खुल सका तो ऐसे 2 दरवाजे जो पहले के पीछे हैं वह कहाँ खुले होंगे। किसी के भीतर जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और फिर यह दरवाजे सिर्फ रिमोट कंट्रोल से ही खुलते हैं। आर्म्स प्रूफ यह दरवाजे बड़े से बड़े बम विस्फोट से भी अपनी जगह नहीं छोड़ने वाले। मेरी तसल्ली आपकी बातों से नहीं, राजा साहब के लॉकर को सलामत देखकर होगी। मेहरबानी करके आप मुझे वॉल्ट दिखाइए। सूर्यकांत वधवा ने गर्दन घुमाकर श्याम सिंह तनेजा को देखा। श्याम सिंह तनेजा के चेहरे पर कश्मकश के भाव थे। तनेजा साहब, सूर्यकांत वधवा बोला, अब आप कुछ कहना चाहेंगे? प्रताप साहब बेकार की जिद कर रहे हैं, श्याम सिंह तनेजा ने कंधे उचकाकर कहा। मैं जरा भी ज़रूरत नहीं समझता कि वॉल्ट को चेक किया जाए। किसी भी हालत में लुटेरों के भीतर जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। पल भर के लिए तनेजा ठिठका। फिर भी अगर प्रताप सिंह अपनी नासमझी का सबूत दे रहे हैं तो हमें वॉल्ट खोलकर इन्हें दिखा देना चाहिए कि सब कुछ ठीक है। खेल खत्म। यह शब्द जब देवराज चौहान के कानों में पड़े तो उसके मस्तिष्क में यही विचार कौन था? सब कुछ खत्म। लंबे अरसे की मेहनत और योजना पर लगाया गया लाखों रुपया भी डूब गया। आखिरी रास्ता यही बचा था कि फौरन अपने साथियों के पास पहुंचे और उन्हें फरार हो जाने को कह दे, क्योंकि यह लोग कभी भी भीतर प्रवेश करके वॉल्ट तक पहुंच सकते थे। देवराज चौहान वहां से पलटने की सोच ही रहा था कि एक कर्कश आवाज ने उसे रोक दिया। नहीं, यह वॉल्ट किसी भी कीमत पर नहीं खुलेगा। सबकी निगाहें आवाज की तरफ उठ गई। वह रंजन गुप्ता था, जो अब तक मात्र दर्शक की तरह खड़ा बातें सुन रहा था। उसने बातों में दखल अंदाजी इसलिए नहीं की थी कि इन बातों में बोलने का उसका कोई मतलब नहीं था, परंतु अब मसला दूसरा था। आखिर वह वॉल्ट का सबसे बड़ा निगरान था। प्रताप सिंह ने आंखें सिकोड़कर रंजन गुप्ता को देखा। तुम कौन हो जो इतने अधिकार के साथ कह रहे हो कि वॉल्ट किसी भी कीमत पर नहीं खुलेगा? मैं तुमसे बात नहीं कर रहा। मैं भी तुमसे बात नहीं कर रहा, रंजन गुप्ता ने सर्द लहजे में कहा। वॉल्ट के मालिकों से बात कर रहा हूँ, बीच में मत बोलो। प्रताप सिंह दांत किटकिटाकर रह गया। श्याम सिंह तनेजा ने सीधे रंजन गुप्ता को देखा। वॉल्ट प्रताप सिंह को दिखा देने में क्या हर्ज है? बहुत बड़ा हर्ज है सर, रंजन गुप्ता ने सख्त स्वर में कहा। कैसा हर्ज? सूर्यकांत वधवा ने अजीब सी निगाहों से उसे देखा। आप लोग मेरे साथ अकेले में आइए, मैं अकेले में बात करना चाहता हूँ। कुछ ही पलों में सूर्यकांत वधवा और श्याम सिंह तनेजा रंजन गुप्ता के साथ चंद कदम दूर अकेले में थे। संपत लाल आहूजा भी उनके करीब जा पहुंचा। बोलो, क्या कहना चाहते हो? श्याम सिंह तनेजा ने गंभीर निगाहों से उसे देखा। सर, क्षण भर की चुप्पी के पश्चात रंजन गुप्ता ने कहा, यह बेवकूफ़ इंसान खामखा हमें वॉल्ट खोलने पर मजबूर कर रहा है, जबकि हम बाखूबी जानते हैं कि वॉल्ट ठीक है, सलामत है। फिर हम वॉल्ट क्यों खोलें? हम तुम्हारी राय से इत्तेफाक रखते हैं, श्याम सिंह तनेजा ने हामी भरी। लेकिन सब कुछ जानते बूझते हम यही सोच रहे हैं कि राजा का सेक्रेटरी शक्की मिजाज का है, तो हमें इसका शक दूर कर देना चाहिए। इसमें हमारा क्या नुकसान है? बहुत बड़ा नुकसान है, रंजन गुप्ता ने
अपने एक एक शब्द पर जोर दिया। चेहरे पर हल्का सा क्रोध आ गया था। कल सुबह अखबारों में यह बात आम होगी कि बाद में हमने वॉल्ट खोलकर देखा कि भीतर सब कुछ ठीक है कि नहीं। तब यह कोई भी नहीं सुनना चाहेगा कि वॉल्ट हमने प्रताप सिंह की जिद के कारण खोला है। तब सबके दिमाग में यही आएगा कि हमें खुद वॉल्ट की सुरक्षा पर शक है, तभी तो हमने वॉल्ट खोलकर भीतर झांककर तसल्ली की। इससे हमारा यह दावा झूठा हो जाएगा कि हमारा वॉल्ट सबसे सुरक्षित वॉल्ट है। आप बेखौफ इसमें कुछ भी रखते हैं, आपकी रखी वस्तु को कोई देख भी नहीं पाएगा, छूना और ले जाना तो दूर। प्रताप सिंह की बेवकूफाना जिद के सामने झुककर आप अपना दावा झूठा साबित कर लेंगे। कल को लोग हमारे वॉल्ट में कुछ भी रखना पसंद नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ से माल ले जाकर कहीं और रखना पसंद करेंगे। यहाँ के अधिकतर लॉकर खाली हो जाएंगे, महीने की मोटी इनकम आनी बंद हो जाएगी। और गुप्ता साहब ठीक कह रहे हैं, संपत लाल आहूजा ने रंजन गुप्ता की बात को काट कर कहा। प्रताप सिंह की बात मानकर हम अपना अच्छा खासा नुकसान करेंगे। स्पष्ट नजर आ रहा है कि वॉल्ट का पहला आर्म्स प्रूफ डोर ही नहीं खुला है। ग्रेनेडों की चोटों से कुछ निशान अवश्य दरवाजे पर उभरे हैं। श्याम सिंह तनेजा और सूर्यकांत वधवा की निगाहें आपस में मिली। वॉल्ट को खोलना हमारी बेइज्जती होगी, रंजन गुप्ता ने कहा। इस तरह की बात को मानना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। मेरे ख्याल में यह बात ठीक है, श्याम सिंह तनेजा बोला। वॉल्ट खोलकर देखने का मतलब है कि हमें अपने ही वॉल्ट पर विश्वास नहीं। जब हमें अपने वॉल्ट पर विश्वास नहीं, तो हम पब्लिक को कैसे विश्वास दिलाएंगे कि हमारा वॉल्ट सबसे सेफ जगह है। आप इसमें अपनी सबसे कीमती वस्तु रखकर निश्चिंत रह सकते हैं। सूर्यकांत वधवा ने गंभीरतापूर्ण सहमति से सिर हिला दिया। मैं तुम्हारी बात को पूरी तरह मानता हूँ तनेजा। प्रताप सिंह को सख्ती से मना कर दो कि सोमवार सुबह से पहले वॉल्ट कभी नहीं खुलेगा। हो सकता है वह राजा का रौब डालने की कोशिश करे, परंतु हमें किसी के रौब में नहीं आना। सबसे पहले हमें अपने वॉल्ट को देखना है कि वॉल्ट की सुरक्षा की तरफ कोई उंगली ना उठा सके। रंजन गुप्ता और संपत लाल आहूजा के चेहरों पर तसल्ली के भाव उभरे कि वधवा और तनेजा साहब की समझ में वह बात आ गई जो वह समझाना चाहते थे। श्याम सिंह तनेजा प्रताप सिंह की तरफ बढ़ा, बाकी सब भी उनके साथ थे। प्रताप सिंह सीना फुलाकर उन्हें देखने लगा। सब उसके करीब पहुंचकर ठिठके। सॉरी मिस्टर प्रताप सिंह, हम वॉल्ट खोलने में असमर्थ हैं, तनेजा ने शांत लहजे में कहा। क्या? प्रताप सिंह आशा के विपरीत जवाब पाकर चीखा। आप लोग वॉल्ट खोलने से मना कर रहे हैं? राजा साहब का लॉकर चाहे लुट चुका हो, इस बात की लॉकर सुरक्षित है। आपको हमारी इस बात पर विश्वास करना चाहिए। मैं विश्वास देखे बिना नहीं करूंगा। तो सोमवार सुबह आना, रंजन गुप्ता ने कड़े स्वर में कहा। सोमवार सुबह से पहले वॉल्ट किसी भी हालत में नहीं खुलेगा और तुम्हारी तसल्ली के लिए हम सोमवार सुबह तक इन सब जगहों पर पुलिस का पहरा लगवा देंगे। मैं नहीं मानता तुम लोगों की बात को। नहीं मानते तो हमें तुम्हारे मानने की परवाह नहीं, संपत लाल आहूजा ने सख्त स्वर में कहा। हमें अपने वॉल्ट की सुरक्षा पर पूरा भरोसा है। तुम्हारे राजा साहब के करोड़ों के जेवरात 100% सुरक्षित हैं। मैं राजा साहब से तुम लोगों की बदतमीजी की शिकायत करूंगा। प्रताप सिंह क्रोध से कांपने लगा। मैं तुम जो चाहो करो और हम जो कर रहे हैं वही करेंगे, सूर्यकांत वधवा ने दृढ़ता भरे कठोर स्वर में कहा। वॉल्ट सोमवार सुबह ही खुलेगा तो सुबह ही खुलेगा। ठीक है, मैं देख लूंगा। प्रताप सिंह ने चुनौती भरी निगाह से सबको देखा और पलटकर जमीन रौंदने वाले अंदाज में पांव पटकता हुआ वहां से चला गया। देवराज चौहान ने मील भर लंबी राहत की सांस ली। बहुत बड़ा खतरा टल गया था। फैसला तो लिया गया था कि वॉल्ट नहीं खुलेगा। अगर वॉल्ट खुल जाता तो उसके और उसके साथियों के लिए बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता, परंतु अब सब कुछ ठीक था और उनकी डकैती हर हाल में सफल होकर रहेगी। सोमवार सुबह तक अब किसी प्रकार का खतरा नहीं था। उसकी तीव्र गति से दौड़ रही धड़कन अब सामान्य स्थिति में आने लगी थी। यशोदा बिल्डिंग में सोमवार सुबह तक के लिए सावधानी के तौर पर पुलिस का पहरा लगा दिया गया। सैकड़ों की संख्या में इकट्ठे हुए लोग धीरे धीरे छंटते चले गए। देवराज चौहान और अमरनाथ वर्मा भी ऑफिस कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ गए। अमरनाथ वर्मा की उत्तेजना अभी भी कम नहीं हुई थी। तुम्हारा क्या ख्याल है देवराज चौहान?
वह लोग वॉल्ट में गए होंगे? हाँ। कैसे कह सकते हो यह बात यकीन से? अमरनाथ वर्मा और भी उत्सुक हो उठा। यह बात तो कोई बेवकूफ़ भी कह सकता है। देवराज चौहान लापरवाही से बोला। आपने देखा नहीं कि स्टील के दरवाजे कितने मजबूत हैं? उन लोगों ने कितने ग्रेनेड फेंके, लेकिन वह स्टील का दरवाजा अपनी जगह मजबूत खड़ा है। ऐसी हालत में वह भीतर कैसे गए हो सकते हैं? सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं मानता हूँ तुम्हारी बात सही है, लेकिन फिर भी अमरनाथ वर्मा ने संजीदगी से सिर हिलाया। अगर वह भीतर चले गए हों, उनमें से कुछ बाकी तो मारे गए हैं, तो जो भीतर गए हैं उनका क्या होगा? वह तो वॉल्ट को लूट लेंगे। बाहर पुलिस खड़ी है ना? अपनी झल्लाहट दबाकर देवराज चौहान बोला। हाँ, जब वह बाहर निकलेंगे तब पुलिस की गोलियों के शिकार हो जाएंगे। हाँ, यह तो है। अमरनाथ वर्मा ने जैसे खुद को तसल्ली दी। उससे पीछा छुड़ाकर देवराज चौहान अपने साथियों के पास पहुंचा। जगमोहन, बैकुंठलाल और भजन सिंह आतंक से चढ़े पड़े थे। हालांकि सोहनलाल 27 नंबर लॉकर खोलने में व्यस्त था, परंतु काम बहुत ही धीमी गति से चल रहा था। बाहर के माहौल ने उनके गलों में आतंक की सुई फंसा रखी थी। यह खतरनाक इत्तेफाक ही था कि जिस वक्त उन्होंने वॉल्ट लूटने की योजना बनाई, ऐन उसी वक्त दूसरी पार्टी आ पहुंची और नादानों ने इस तरह हमला कर दिया जैसे कि वह किसी बैंक को लूटने आए हों। जगमोहन बार बार वॉल्ट से निकलकर ऑफिस में चक्कर लगा आता था। उसे देवराज चौहान की वापसी का इंतजार था। उसका न आना ही उन सब लोगों की घबराहट का कारण बना पड़ा था। सोहनलाल को जैसे किसी बात की परवाह नहीं थी। एक तो वह गोली वाली सिगरेटों के नशे में था, दूसरे उसके सामने मिनी वॉल्ट था जिसे कि उसने खोलना था। अब योजना की सफलता का दारोमदार उस पर ही था। अब उसे गोली वाली सिगरेट नहीं पीने दी जा रही थी। उन्हें डर था कि कहीं सोहनलाल पुनः नशे में बेसुध न हो जाए। देवराज चौहान को वहां पहुंचते पाकर सबको राहत मिली। क्या हुआ? बैकुंठलाल ने व्यग्रता से पूछा। देवराज चौहान ने मोटे तौर पर सारी बात बता दी। हर एक के चेहरे पर कई रंग आए और कई गए। इसका मतलब हमारी योजना फेल होने से बाल बाल बची है, भजन सिंह ने सख्ते किसी हालत में कहा। दूसरी स्थिति में शायद हम भी फंस जाते। क्यों? कैसे फंस जाते? देवराज चौहान ने सीधे उसकी आंखों में देखा। वह लोग वॉल्ट के दरवाजे खोलकर भीतर आ जाते, हम पकड़े जाते। मैं बाहर क्या कर रहा था? देवराज चौहान ने एकाएक कड़वे स्वर में कहा। इसी काम के लिए तो खड़ा था। अगर गड़बड़ हो तो तुम लोगों को पहले ही खबर कर दूं। भजन सिंह ने सहमति से सिर हिला दिया। सोमवार सुबह तक हमें कोई खतरा नहीं। हमारे पास काफ़ी समय है, आराम से अपना काम कर सकते हैं। देवराज चौहान ने गंभीर लहजे में कहा। फिर भी हमें हर वक्त सावधान रहना है, क्योंकि बाहर ढेर सारी पुलिस पहरे पर है। तत्पश्चात उसने सोहनलाल पर निगाह मारी, जो इन बातों से दूर राजा के 27 नंबर लॉकर में उलझा हुआ था। सिगरेट सुलगाते हुए वह उसके पास पहुंचा। लॉकर के बारे में क्या विचार है सोहनलाल? सोहनलाल ने नशे युक्त भारी आंखें हिलाकर उसे देखा। खास अच्छा विचार नहीं है, सोहनलाल ने उखड़े लहजे में कहा। डबल लॉक का बढ़िया लॉकर है, सुरक्षा के मामले में बहुत ही मजबूत। खुलेगा कि नहीं? सोहनलाल ने पल भर के लिए लॉकर को घूरा, फिर उसे देखने लगा। इसकी जात अच्छी तरह पहचान लूं, उसके बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाऊंगा। वैसे जहां तक मेरा ख्याल है, मैं इसे खोल लूंगा। कब तक? 8-10 घंटों में खोल लूंगा। सोहनलाल ने सिर हिलाया। या कुछ घंटे ज़्यादा, जितना वक्त हमारे पास है, उस वक्त के बीच ही उसे खोल लूंगा। देवराज चौहान ने तसल्ली से सिर हिलाया। अन्यों के चेहरों पर राहत के भाव उभर आए। तभी बैकुंठलाल बोला, इस लॉकर को हम ड्रिल से भी काट सकते हैं। यह विचार मेरे दिमाग में आ चुका है, बहुत पहले से ही इस बारे में सोच चुका हूँ। देवराज चौहान ने बैकुंठलाल को देखा। ड्रिलर के किसी भी टूल से हम लॉकर को काटते हैं तो भीतर मौजूद जवाहरातों को नुकसान पहुंच सकता है। जवाहरातों के डिब्बों को ठूस ठूस कर वॉल्ट में जबरदस्ती भरा गया है। जवाहरातों में कई गहने ऐसे हैं कि जिनकी शेप खराब होते ही उनकी कीमत आधी ही रह जाएगी, क्योंकि वह गहने कलाकारी का बेजोड़ नमूना है। इतनी खूबसूरती से बनाए गए हैं कि काफ़ी कीमत तो उनकी बनावट के कारण ही लागू होती है। इसलिए हमें सीधे ढंग से तिजोरी खोलने की कोशिश करनी चाहिए। अगर ड्रिलर से तिजोरी खोली गई तो तुम लोगों का हिस्सा
एक एक करोड़ नहीं, बल्कि सिर्फ 20-30 लाख ही आएगा। बैकुंठ लाल गहरी सांस लेकर रह गया। मैं इसे ऐसे ही खोल दूंगा, सोहन लाल ने विश्वास के साथ कहा। वैसे भी ट्रेलर को ऑफिस से वॉल्ट में लाने के लिए हमें काफ़ी बड़ा रास्ता बनाना पड़ेगा। दीवार और वॉल्ट की चादर के बड़े हिस्से को काटना पड़ेगा। फिर ड्रिलर के प्लग की तार छोटी है। दिन निकलने पर हमें उसका इंतज़ाम करते करते दोपहर हो जाएगी। इससे बेहतर है कि इसे सोहन लाल ही खोले। सोहन लाल ही खोलेगा? बैकुंठ लाल जी तो खोलने से रहे। सोहन लाल ने बैकुंठ लाल को व्यंग भरी निगाहों से देखते हुए कहा। अब फालतू बातें न की जाएं तो ठीक रहेगा। एक एक मिनट कीमती है, मुझे काम करने दो। यह वॉल्ट का लॉक है, तिजोरी नहीं कि देर सवेर में अवश्य ही खुलेगी। इस पर मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर काम होगा। देवराज चौहान ने सिर हिलाया और सबको देखा। तुम लोग ऑफिस में जाओ। दीवार के कटे हिस्से के सामने बड़ी पलाई को खड़ी कर दो, ताकि अगर किसी की निगाह पड़ भी जाए तो सब ठीक रहे। ऑफिस में पड़े ईंटों के मलबे के एक एक टुकड़े को उठाकर वॉल्ट में डाल दो। मलबे को देखकर भी कोई शक कर सकता है। ऑफिस में बढ़ई के रूप में काम करते रहो। 2-1 घंटे और ठोका ठाकी में व्यस्त रहो, उसके बाद सो जाना। जगमोहन तुम लोगों के साथ रहेगा। और तुम? बैकुंठ लाल ने पूछा। मैं सोहन लाल के पास रहूंगा, इसकी किसी भी प्रकार की सहायता के लिए। तुम लोगों को इधर आने की आवश्यकता नहीं, जरूरत पड़ने पर मैं आ जाऊंगा। इसे गोली वाली सिगरेट मत पीने देना, भजन सिंह बोला। पहले ही नशे में टुन है। और अगर किसी ने ड्रिलर देख लिया, मसलन कि अमरनाथ वर्मा ने, उसे समझा देना कि ऑफिस के काम के सिलसिले में ही इस मशीन को लाया गया है। इससे कैसे काम लिया जाता है हम नहीं जानते। मशीन मैन सोमवार सुबह आकर इस मशीन से काम चालू करेगा। जगमोहन ने समझने वाले भाव में सिर हिलाया। और वह नकली गहने कहाँ हैं जो असली के बदले राजा के लॉकर में रखने हैं? वह नकली जवाहरातों वाले गहने हम कल यहाँ लाएंगे। साथ ही साथ गहनों को लाना ठीक नहीं था, देवराज चौहान ने बैकुंठ लाल को जवाब दिया। उसके बाद जगमोहन, बैकुंठ लाल और भजन सिंह वॉल्ट से निकलकर ऑफिस में आ गए। ऑफिस में पड़ा टूटी दीवार का मलबा वॉल्ट में पहुंचा दिया गया। दीवार के कटे हिस्से के सामने बड़ी पलाई रख दी गई। रिसेप्शन वाले हिस्से में आकर बैकुंठ लाल और भजन सिंह अनमने मन से बढ़ई का काम करते हुए शोर पैदा करने लगे, जबकि उनका सारा ध्यान वॉल्ट में था। राजा की वॉल्ट में जहां करोड़ों के जेवरात मौजूद थे और सोहन लाल के लॉकर खोलते ही उनकी झोली में आ गिरने थे। जगमोहन कुर्सी पर बैठकर सिगरेट सुलगाने में व्यस्त हो गया। योजना सफलता के अंतिम चरण पर थी। उत्तेजना के कारण उसके दिल की धड़कन में तीव्रता व्याप्त थी। रह रहकर तीनों एक दूसरे का चेहरा निहारने लगते थे। सुबह 4 बजे सोहन लाल और देवराज चौहान ने कुछ घंटों की नींद ली। जब वह उठे तो बैकुंठ लाल और भजन सिंह नींद में जा डूबे। जगमोहन, जो कि पहले ही नींद पूरी कर चुका था, वह देवराज चौहान को बताकर बाहर निकल गया और 2.5 घंटों के बाद वापस लौटा। खाने के सामान के साथ साथ बड़े थैले में डालकर नकली जेवरातों को भी ले आया था। जेवरातों वाला थैला उसने वॉल्ट में पहुंचा दिया। वहीं उसने देवराज चौहान और सोहन लाल के साथ नाश्ता किया। लॉकर के बारे में पूछने पर सोहन लाल हर बार शांति से यही जवाब देता कि वह लॉकर खोल लेगा। बहरहाल उसे खोलने में अभी तक किसी प्रकार की सफलता हासिल नहीं हुई थी, परंतु उसके जवाब में पूर्णतः विश्वास भरा होता। दोपहर 1 बजे बैकुंठ लाल और भजन सिंह की नींद टूटी। लॉकर खुला? आंख खुलने पर सामने जगमोहन को देखते ही उसके होठों से निकला, नहीं, लेकिन सोहन लाल का कहना है वह खोल लेगा। जगमोहन ने सिर हिलाकर कहा। साला नहीं खोल पाएगा। बैकुंठ लाल होठ भींचकर क्रोध भरे स्वर में कह उठा, करोड़ तो क्या, हमारे हाथ खोटा पैसा भी नहीं लगेगा। मेरे ख्याल से सोहन लाल काबिल आदमी है। भजन सिंह ने गंभीर दृष्टि से उसे देखा। वह पूरी कोशिश कर रहा होगा कि लॉकर को जल्दी से खोल ले। 15 घंटे हो गए और पूरी कोशिश में जरा भी कोशिश कामयाब नहीं। बैकुंठ लाल, जगमोहन ने उसकी बात काटते हुए कहा, तुम भूल रहे हो कि वॉल्ट मालिकों का कहना है कि हमारा वॉल्ट सबसे सुरक्षित वॉल्ट है। इसी कारण तो देश की जानी मानी हस्तियों ने अपनी दौलत वॉल्ट में रखी हुई है। सुरक्षा के अंदर वॉल्ट का बाहरी पहरा या दरवाजे ही नहीं आते, बल्कि भीतर मौजूद तिजोरियों के रूप में लॉकर भी आते हैं, जो कि बिना किसी शक के अच्छी टेक्नोलॉजी और मजबूती में नंबर 1 होंगे।
जिन्हें खोलना इतना आसान भी नहीं होगा। सोहन लाल को अगर इस काम में देरी लग जाए तो कौन सी आफत आ गई? आफत ही तो है, बैकुंठ लाल व्याकुलता से बोला। आज का दिन ही बचा है, कल सोमवार है, सुबह वॉल्ट खुल जाएगा। पहरेदार और वॉल्ट के मालिक भीतर आएंगे, क्योंकि बीती रात हुई वॉल्ट लूटने की कोशिश में सब भीतर से वॉल्ट अवश्य देखना चाहेंगे और हमारे सोहन लाल जी राजा के लॉकर को ही नहीं खोल सके होंगे। आज के दिन के पश्चात रात भी आती है, भजन सिंह बोला। सोहन लाल के पास कल सुबह 8:30 तक का वक्त है। 9 बजे वॉल्ट खुलने का समय है, यानी कि 19.5 घंटे का समय सोहन लाल के पास है। इतना वक्त बहुत होता है, जबकि उसे काम पर लगे अभी 14-15 घंटे हुए हैं। बैकुंठ लाल व्याकुल था कि वॉल्ट क्यों नहीं खुल रहा। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।